चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा लास्ट जो है वीकेंड पे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ कैफ ऑटम 2025 के अटैम्प्ट का, और हमेशा मतलब जो पिछले 2-3 अटैम्प्ट अगर आप आईकेप के देखें तो कोई रिकॉर्ड नंबर के स्टूडेंट्स हैं जो कि कैफ क्वालिफाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी तकरीबन 2200 के करीब थे, इस दफ़ा भी तकरीबन 2100 समथिंग स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कैफ क्वालिफाई किया। और फिर इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कैफ के 4 पेपर्स, 3 पेपर्स, 2 पेपर्स या फिर 1 पेपर्स क्लियर किए होंगे। तो आप सब में से जिन लोगों ने अपने कैफ के पेपर्स लास्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किए उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद आपको भी और आपके सब घर वालों को भी। लेकिन स्टिल जब आईकेप की तरफ से स्टैट्स वगैरह अनाउंस होंगे तो जैसा कि एक पैटर्न है कि ऑब्वियसली हमारे पास पासिंग स्टूडेंट के साथ साथ फेलियर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका स्टूडेंट का पेपर्स क्लियर नहीं हो रहा होता। लाइक हर सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छे से अच्छा भी पासिंग रेशियो है तो शायद 35-40% का पासिंग रेशियो होगा, और अगर बहुत बुरा पासिंग रेशियो है तो शायद 15-20% का पासिंग रेशियो होगा। यानी कि स्टिल अगर अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी है 30-35-40% परसेंटेज स्टूडेंट जो ना आईकेप के एग्जाम में पास भी करता है, तो इसका भी मतलब यह है कि मोर देन 50% स्टूडेंट ऐसा है जो कि किसी सब्जेक्ट को या कैफ के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता। तो आज के सेशन के अंदर हम बेसिकली उन्हीं लोगों से डिस्कस करेंगे, उन्हीं स्टूडेंट के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि अगर हमने ऑटम 2025 में कोई पेपर दिया था और वो पेपर हमारा क्लियर ना हो सका तो अब हमें आने वाली मार्च 2026 की अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रिमेनिंग टाइम में कवरेज करनी चाहिए, क्या हमें दोबारा से क्लासेस लेने की ज़रूरत है, क्या हमें दोबारा से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अब जो मार्च 2026 की अटेम्प्ट का एग्जाम होगा वो आईकेप की न्यू एजुकेशन स्कीम 2025 के तहत हो रहा होगा। फिर अगर लेट से कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि सर रिजल्ट के बाद अब हमारा पेपर कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि हमें कोई नया सब्जेक्ट उठाना पड़ रहा है, वो सब्जेक्ट जिसकी क्लासेस हमने रिजल्ट से पहले से स्टार्ट नहीं की थी, अब हमें कोई नया सब्जेक्ट उठाना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में नया सब्जेक्ट क्या रिमेनिंग टाइम के अंदर पॉसिबल है। और स्पेसिफिकली अगर मैं कैफ 1 और कैफ 2 की बात करूं कि सर पुरानी स्कीम और नई स्कीम के मुकाबले कैफ 1 और कैफ 2 के कोर्स के अंदर अगर कोई चेंज है तो वो आप हमें हाईलाइट करवा दें, तो वो भी हम देख रहे होंगे कि कैफ 1 और कैफ 2 के कोर्स के अंदर कौन कौन से एरियाज या कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर चेंजेस की गई है। तो एक चीज देखें, ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद अगर रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन फेज, एक कंफ्यूजिंग फेज, एक बड़ा ही डाउन फील हो रहा होता है, बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा होता है। और इस सारे फेजेस से निकलने के लिए ऑब्वियसली लोगों की मोटिवेशन हेल्प करती है या इंसान की सेल्फ मोटिवेशन हेल्प करती है। और बहुत सारे जो हमारे सीए फर्टर्निटी के टीचर्स वगैरह है उनकी मैं सोशल मीडिया वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखता हूँ जो कि बड़ा अच्छा टीचर स्टूडेंट्स को जो है ना मोटिवेट वगैरह कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट द रियल थिंग इज कि जो भी ये मोटिवेशन होती है ये आपको वक्ती तौर पे एक सहारा, एक आसरा, आपको एक विजन, एक रास्ता दिखा रही होती है। लेकिन इतना ज़रूर जान लें कि अल्टीमेटली जो भी पाथ है सक्सेस का, या अल्टीमेटली जो भी पाथ है किसी भी पेपर को, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी क्वालिफिकेशन को क्लियर करने का, उस पाथ पे चलना आप नहीं है, उस पाथ पे मेहनत आप नहीं करनी है। मैं यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े कोर्स सुना दूँ या बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बता दूँ, मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा ही सकता हूँ। अल्टीमेटली उस स्ट्रैटेजी पे चलना आपने, अल्टीमेटली उस चीज़ पे मेहनत आपने करनी, अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी से स्मार्ट वर्क आपने ही परफॉर्म करना है। एक चीज़ मैं तकरीबन मेरा ख्याल है कि पिछले आई गेस अब तो 10 साल हो गए कि पिछले 9-10 सालों से सीए की टीचिंग के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैंने अपनी टीचिंग जर्नी सीए फाइनल के स्टूडेंट से स्टार्ट, मतलब सीए फाइनल से स्टार्ट की थी। सीए फाइनल में मैंने एडवांस टैक्सेशन और एडवांस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2016-17 की बात है ये। फिर 2020-21 में जब हमने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस बनाया तो फिर कैफ लेवल पे भी जो अकाउंटिंग और टैक्सेशन के सब्जेक्ट है वो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किए। पिछले 8-9 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हर दफ़ा जब कैफ लेवल पे या सीए फाइनल लेवल पे रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट पब्लिश होता है, और ऑब्वियसली एज ए टीचर मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो चुके होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे भी होते हैं जो कि अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाते। मैंने ये देखा कि जितने स्टूडेंट्स पेपर क्लियर नहीं कर पाते ना, जितने स्टूडेंट्स का पेपर फ्लग हो जाता है ना, उनकी 3 मेजर कैटेगरीज है। उनकी 3 मेजर कैटेगरीज है। एक बच्चा तो होता है कहता है कि सर मैंने लेक्चर्स ही प्रॉपर्ली कवर नहीं किए थे, मैंने लेक्चर्स ही प्रॉपर्ली कवर नहीं किए थे, शुरू का टाइम मेरा पता नहीं कहाँ ज़ाया हो गया, लेकिन जब तक मुझे होश आया तब तक एग्जाम में सिर्फ 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना या 1.5 महीने रह गया था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे लेक्चर्स को कवर कर सकूं प्रॉपर्ली, तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स कवर कर लिए थे।
या फिर मैंने क्या कहते हैं कुछ चैप्टर्स स्किप कर दिए थे, या फिर मैंने लेक्चर्स तो कवर कर लिए थे लेकिन मैंने कोई ऐसा प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी। इन केस के अगर आपका ये वाला सिनेरियो है ना, इन केस के अगर आपका ये वाला सिनेरियो है कि आपकी प्रिपरेशन ही प्रॉपर नहीं थी, आपकी प्रिपरेशन ही प्रॉपर नहीं थी। सर प्रिपरेशन प्रॉपर ना होने का मतलब है या तो आपने लेक्चर्स ही प्रॉपरली कवर नहीं किए थे, या फिर आपने लेक्चर्स 2x की स्पीड पे या कुछ चैप्टर्स स्किप कर दिए थे, या लेक्चर्स कवर किए थे लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कवर किए थे, खुद से कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी। तो सर मैं समझता हूं कि आप बड़ी अच्छी पोजीशन में, आप बड़ी अच्छी पोजीशन में। क्यों सर? ऐसा इसलिए कि एटलीस्ट तुम्हें मालूम तो है कि तुम्हारी फेलियर का रीजन क्या है, एटलीस्ट तुम्हारे पास ये क्लैरिटी तो है कि तुम्हारा पेपर अगर फेल हुआ है तो किस वजह से फेल हुआ है। सर बड़ी क्लियर से रीजन है, सर हमने प्रिपरेशन ही नहीं की थी, सर हमने लेक्चर्स ही प्रॉपर्ली कवर नहीं किए थे, सर हमने लेक्चर्स को प्रैक्टिस ही नहीं किया था। तो बस यही मसला है जो तुम्हें खुद ही आइडेंटिफाई किया हुआ है, इस चीज के ऊपर काम करना है, इंशाल्लाह आने वाली अटेम्प्ट में तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। अगर मैंने लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर नहीं किए थे तो मुझे लेक्चर्स कवर करने पड़ेंगे, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी तो मुझे प्रैक्टिस कवर करनी पड़ेगी, अगर मैंने रिसेंट 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को नहीं देखा था तो मुझे 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को देखना पड़ेगा। इन सब के अलावा कोई और शॉर्टकट है नहीं, ये बेयर मिनिमम है जो कि सीए के किसी भी पर्चे को पास करने के लिए रिक्वायर्ड है। कोई 100 में से एक होता होगा जिसने पास पेपर शायद कभी ना देखे और उसका पेपर पास हो जाए, लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून होता है। बाय एट लार्ज जनरली ये बेयर मिनिमम है कैफ या सीए का कोई भी सब्जेक्ट पास करने के लिए कि आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को भी प्रॉपर्ली कवर करना है, आपने उसकी एक मुनासिब प्रैक्टिस भी करनी है, और आपने एटलीस्ट रिसेंट अटेम्प्ट के 8-10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को भी अच्छे से देखकर जाना है। तो अगर तो आपने प्रिपरेशन ही नहीं की थी, लेक्चर्स ही प्रॉपर्ली कवर नहीं किए थे, प्रैक्टिस ही नहीं की थी, अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये थिंकिंग होती है कि सर मैंने लेक्चर्स प्रॉपर कवर कर लिए थे। देखिए लेक्चर्स को 2D में कवर करना या लेक्चर्स को सिर्फ सुनना या देखना, दैट इज नॉट इनफ अनलेस एंड अनटिल आप उन लेक्चर्स में दिए गए कॉन्सेप्ट को जब तक खुद से प्रैक्टिस ना करो। मैं या मेरी जगह कोई और टीचर या मेरी जगह अल्लाह का फरिश्ता ही आके आपको बेतहाशा अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपने हाथों से लिखोगे नहीं चीजों को, ये जान लें, ये मान लें कि कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा लूं, लेकिन जब तक आपके सेल्फ स्टडीज नहीं होंगी, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, जब तक आप खुद से सवालों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से पास पेपर्स के सवालों को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। सर कितनी सेल्फ स्टडी करनी है, कितना रिवीजन करना है, कितने क्वेश्चंस करना है, इस पे भी मैं लिटरेचर पे बात करूंगा। तो अगर तो आपकी सिचुएशन, अगर आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपने प्रिपरेशन ही नहीं की थी, देन वेल एंड गुड, यू नो योर मिस्टेक, इसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। सर सेकंड, मेरे पास सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट होता है जो कहता है सर मैंने लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर किए थे, मैंने सारे लेक्चर्स तमीज से देखे थे, सीरियस होकर देखे थे, लेक्चर्स में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी मैंने अटेम्प्ट किए थे, जो पास पेपर्स वगैरह आपने कहा था वो सारे पास पेपर्स वगैरह भी सॉल्व किए थे, प्रॉपर रिवीजन भी किया था, प्रॉपर कोर्स भी कवर किया था, यानी कि मेरी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी थी। लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठा तो 3 घंटे में पता नहीं मुझे क्या हो गया, 3 घंटे में पता नहीं मैं क्या पैनिक कर गया, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, 3 घंटे में मेरा हाथ ही नहीं चला, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, जो चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट समझे थे पेपर में मैं पैनिक कर गया, पेपर में मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। तो एट टाइम्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के एग्जाम में हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आते हैं घर से, हमने चीज़ें भी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की है, प्रैक्टिस भी की है, पास पेपर्स भी देखे और एक सब्जेक्ट को बड़ा अच्छे से तैयार किया है, लेकिन द टाइम वी सिट ऑन द एग्जामिनेशन टेबल हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और अगेन ये कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये नॉर्मल है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ऐसा होता है बच्चों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसा भी होता है कि जब आप किसी चीज़ की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लो, फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो वहां पर आप पैनिक कर जाओ, वहां पर आप सवाल देखकर पिक ना कर सको कि यार इस सवाल में पूछा क्या है, सवाल देखकर पिक ना कर सको कि यार इस सवाल को स्टार्ट कहां से करना है, सवाल देखकर पिक ना कर सको कि यार इस सवाल को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हमने रट्टा लगाई भी होती है, वो एग्जाम में हम रिकॉल नहीं कर पाते, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, एग्जाम में हम मैनेज नहीं कर पाते, या एग्जाम में जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो 3 घंटे में हम हार्डली 50, 60 या 70 मार्क का ही पेपर कर पाते हैं। हम 100 मार्क का पेपर, हम 90 मार्क का पेपर, हम 85 मार्क का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो यानी कि देयर आर स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन पेपर के 3 घंटों में वो परफॉर्म नहीं कर पाते, पेपर के 3 घंटों में उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही होती, आइदर वो पैनिक कर जाते हैं, आइदर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, आइदर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, आइदर वो कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाते, ये भी एक सिचुएशन है। अगेन
अगर आप इस सिचुएशन में भी है ना, तो भी मैं समझता हूं कि आप बड़ी अच्छी पोजीशन में। रीजन बीइंग यू नो योर मिस्टेक्स, आपको पता है कि यार मसला क्या है, आपको पता है कि मैं तैयारी बहुत अच्छी करता हूं, मैं पेपर के 3 घंटों में पता नहीं क्या कर जाता हूं, पेपर के 3 घंटों में पता नहीं मुझे कौन सा दौरा पड़ जाता है, पेपर के 3 घंटों में पता नहीं मुझे कौन सा पैनिक अटैक आ जाता है। आपको मसला पता है कि आपके साथ मसला क्या है। सर हमें इस मसले के ऊपर काम करना होगा। अब इस मसले के ऊपर काम करने का बड़ा आसान सा तरीका है, इस मसले के ऊपर काम करने का बड़ा आसान सा तरीका है। वंस आप अपना कोर्स प्रिपेयर कर लो, वंस आप अपना कोर्स प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो, इसके बाद कम से कम 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स खुद को पेपर सिनेरियो में रखकर सॉल्व करें। यानी आपने अपना प्रिपरेशन कर लिया, आपने अपना रिवीजन कर लिया, अब आप अपनी प्रिपरेशन के लास्ट के दिनों में यानी एग्जाम से कुछ दिनों पहले एक शेड्यूल बना लें कि लेट से मैं डेली का एक पेपर अटेम्प्ट करूंगा। अपने आप को 3 घंटे आइसोलेट करें किसी लाइब्रेरी में या अपने पर्सनल रूम में, और उस 3 घंटे के अंदर बिल्कुल ऐसे अपने आप को आइसोलेट करें कि एज इफ आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और 3 घंटे में हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे एज इफ कि हम एग्जाम में बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कम से कम 8-10 अटेम्प्ट के पेपर इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप देखेंगे जब आप पहली दूसरी अटेम्प्ट करेंगे तो शायद आप 50-55 मार्क्स 60 मार्क्स करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा अटेम्प्ट करते जाएंगे आप 50-55 से 60-65 पे आएंगे, फिर 75 पर आएंगे, फिर 80 पे आएंगे, फिर 85 पे आएंगे, फिर 90 पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो आपको 8-10 अटेम्प्ट के पेपर्स खुद को पेपर सिनेरियो में रखकर अटेम्प्ट करना है ताकि टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग आप सीख सके। या दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट के मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के मॉक एग्जाम वगैरह अटेम्प्ट करें। जनरली सीए के प्रोफेशन के अंदर अगर हम एक इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले रहे हैं तो हमें बाकी इंस्टीट्यूट्स का भी जो टीचिंग मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है। हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जो मॉक एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं वो आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप एक जगह से क्लासेस ले रहे हो, आप उस जगह का भी और बाकी जगह का भी जो फाइनल मॉक एग्जाम होता है, जो मिड टर्म मॉक, जो फाइनल मॉक होता है, उनको पेपर सिनेरियो में रहते हुए सॉल्व करें। अगेन जब मैं कहता हूं ना पेपर सिनेरियो में रहकर सॉल्व करें, तो इसका मतलब है यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिस तरह से आप आईकेप का एग्जाम देते हो। अगर आप बड़े ही कैजुअल माहौल में मोबाइल भी साथ रखा हुआ है, गाने भी चल रहे हैं, हेडफोन भी लगा हुआ है और दोस्तों के साथ बैठे हुए और पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो फिर वो पेपर सिनेरियो नहीं है। आपने खुद को आइसोलेट करना है। लाइब्रेरी में बिल्कुल ऐसी जगह बैठना है जहाँ किसी से कोई डिस्कशन नहीं है, या अपना पर्सनल रूम है तो बहुत अच्छी बात है, वहां बैठो, 3 घंटे दुनिया से कट जाओ, मोबाइल फोन साइलेंट कर दो, मोबाइल फोन बंद कर दो, कोई किसी से इंटरेक्शन ना हो, और 3 घंटे में पूरा पेपर ऐसे सॉल्व करो जैसे तुम आईकेप का एग्जाम सॉल्व करते हो। या तो 8-10 अटेम्प्ट के आईकेप के पास पेपर्स कर लो, या 5-6 मॉक एग्जाम अगर अटेम्प्ट कर लो। इससे तुम ये वाली ट्रिक, इससे तुम्हारा ये वाला मसला हल हो जाएगा। तुम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, तुम प्रेशर हैंडलिंग सीख जाओगे, तुम एग्जाम में जब पैनिक नहीं करोगे, प्रेशर नहीं कर लोगे, तो इंशाल्लाह तुम्हें कॉन्सेप्ट्स भी रिकॉल होंगे, तुम्हें चीजें भी याद आएंगी, जो तुमने चीजें मेमोराइज की वो भी चीजें तुम्हें रिकॉल हो रही होगी। ये तो सिचुएशंस तो ऐसी थी जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड थी, हमें क्या करना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थर्ड कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की, और मेरे पास कल परसों तरसों 3 दिनों में मैंने देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला सिनेरियो भी डिस्कस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, इवन इस सब्जेक्ट की तो मैं दूसरी अटेम्प्ट तीसरी अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, मैंने पूरा कोर्स कवर किया था, मैंने पूरे कोर्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया था, मैंने पास पेपर्स वगैरह भी देखे थे। पेपर अटेम्प्ट किया तो पेपर भी मेरा बहुत जबरदस्त, मेरा पेपर भी बहुत चिकना अटेम्प्ट हुआ था, 90 मार्क का, 95 मार्क का, 85 मार्क का मैं पेपर अटेम्प्ट कर कर आया हूं या करके आई हूं, और मैं डैम श्योर था कि यार ये पेपर तो मेरा पास हो ही जाएगा। बिलीव मी, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन 2-3 दिनों में, और वैसे भी हर दफा सीए के रिजल्ट के बाद ये वाली सिचुएशन का मैसेज आता है कि सर तैयारी बहुत अच्छी थी, प्रैक्टिस भी की थी, पास पेपर्स भी किए थे, सर पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था, हम तो 100% श्योर थे कि हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो किसी के 25 मार्क्स से, किसी के 28 मार्क्स से, किसी के 35 मार्क्स से, किसी के 44 मार्क्स से, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हमारा ये वाला पेपर रुक जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था कि ये पेपर भी रुक सकता है। यार ये तो इतना अच्छा पेपर हुआ था। ये थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन है, ये थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन है। रीजन बीइंग कि यहां पर तुम्हारा पेपर पास हो गया है और तुम्हें तुम्हारा मसला ही नहीं पता। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन परफेक्ट है, तुम्हारे हिसाब से तुमने पेपर बहुत अच्छा दिया था, लेकिन फिर भी पेपर फेल हो गया। और चलो 45 या 46 में नहीं, 38 पे, 25 पे, 32 पे, इन तरह के नंबर्स पे फेल हुआ है। तो जो चीज हमारे हिसाब से बेहतरीन है, जो चीज हमारे हिसाब से बड़ी अच्छी हुई है, उसमें हम कैसे फेल हो सकते हैं? उसमें आप फेल हो गए तो उसमें हम क्या करने की कोशिश करें? अब यहां समझिएगा मेरी बात को। देखिए,
एक चीज होती है नॉलेज का होना और एक चीज होती है उसी नॉलेज का कम्युनिकेट करना। एक चीज होती है नॉलेज का होना और दूसरी चीज होती है कि उसी नॉलेज की कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कि टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, लॉ का कोई कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बहुत अच्छा समझ आता है और मुझे बिल्कुल सही समझ आता है, बट द थिंग इज कि क्या वो कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, आपको भी बिल्कुल वैसे ही समझा सकता हूं जैसे वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? सर समझे नहीं आपकी बात को? भाई फॉर एग्जाम्पल टैक्स के अंदर एक सिचुएशन है कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें ये टैक्स ट्रीटमेंट होगी। अब आप वो सिचुएशन रीड करते हो, आपको समझ आ जाती है और आपको ये भी समझ आ जाता है कि इसमें क्या करना है। अब उस सिचुएशन का आप एक आंसर लिखते हो, उस सिचुएशन का आप एक आंसर ड्राफ्ट करते हो कि भाई इस सिचुएशन में ये होना चाहिए। अब जब वो सोल्यूशन मैं पढ़ता हूं ना, अब जब वो सोल्यूशन जो मैंने अटेम्प्ट किया और मैं खुद ही पढ़ूंगा तो मुझे तो समझ आएगा कि क्या लिखा है, क्योंकि मैंने ही तो सोच के लिखा है, मैंने ही तो वो बात सोच कर लिखी है, तो मैं जब उसको पढ़ूंगा तो मुझे तो समझ आएगा ही आएगा। लेकिन अगर वही बात मैं आपको पढ़ाऊं तो क्या आप उस चीज को पढ़कर वही समझ पा रहे हो जो कि वो कॉन्सेप्ट है? आप उस चीज को पढ़कर वही समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? दिस इज डिफरेंट थिंग। देखो एग्जामिनर तुमको नहीं जानता, एग्जामिनर को नहीं पता कि तुमने एक सब्जेक्ट पे कितने आवर्स लगाए, एक सब्जेक्ट की कितनी प्रिपरेशन की है। एग्जामिनर को नहीं पता कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। एग्जामिनर तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आंसर कॉपी से जज कर रहा है, एग्जामिनर तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आंसर कॉपी से टेस्ट कर रहा है। तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन उन नॉलेज को, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, एग्जामिनर को घर तक पहुंचाकर समझाकर नहीं आ पा रहा, या अगर कैलकुलेशन का पेपर है तो मैं बहुत सारी वर्किंग्स को रेफर ही नहीं करता, या कैलकुलेशंस को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे परफॉर्म करके आंसर लिख देता हूं, कैलकुलेशंस को प्रॉपर्ली शो ही नहीं करता, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम कर रहे होते हैं, जो कि हम कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, हमें लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बट द थिंग इज कि हमारे हिसाब से जो अच्छा है वो हमने एग्जामिनर को एक्सप्रेस ही नहीं किया। और एक्सप्रेस का मतलब है कि ऐसे एक्सप्रेस करना कि एग्जामिनर को समझ भी आए। अगर वो कोई कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट चेक कर रहा है तो उसके पास हर वर्किंग प्रॉपर्ली रेफर्ड आ रही हो। अगर कोई कैलकुलेशन चेक करे तो कैलकुलेशन आपने ब्रैकेट में परफॉर्म करके दिखाई हो कि मैंने इन दो चार नंबर्स को मल्टीप्लाई ऐड माइनस किया है, प्लस माइनस किया है। अगर कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो मेरी अंग्रेजी ऐसी हो, मेरी ड्राफ्टिंग ऐसी हो कि एग्जामिनर तक बात पहुंचे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहनी चाह रही हूं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? इस सिचुएशन में यह है कि आप क्विकली अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें, कोशिश करें आने वाले 8-10 दिनों के अंदर ही रिवाइज कर लें, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा है वो सब्जेक्ट। और 2-3 अटेम्प्ट के पेपर खुद को पेपर सिनेरियो में रखकर सॉल्व करें। 2-3 अटेम्प्ट के पेपर खुद को पेपर सिनेरियो में रखकर सॉल्व करें, यानी कि अगेन 3 घंटे अपने आप को लाइब्रेरी में आइसोलेट कर लें या अपने कमरे में आइसोलेट कर लें, और एज इफ कि आप आईकेप के एग्जाम में बैठे हो, आप 2-3 अटेम्प्ट के पेपर को सॉल्व करो। अलग अलग दिन कर लेना, एक साथ तो 3 पेपर नहीं कर सकते। और फिर उस पेपर को इंडिपेंडेंटली अपनी गैर मौजूदगी में मेरे लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा, आपने ये पेपर अपनी गैर मौजूदगी में किसी को चेक करवाना है। आप अपने दोस्त को चेक करवा सकते हैं, आप अपने सीनियर को चेक करवा सकते हैं, आप टीचर असिस्टेंट को चेक करवा सकते हैं, लेकिन वो पेपर आपने अपनी गैर मौजूदगी में चेक करवाना है। क्योंकि अगर आप अपनी मौजूदगी में वो पेपर चेक करवाओगे ना, तो आप उसे बता रहे होंगे कि यार ये वर्किंग यहां से आ रही है, ये नंबर मैंने ये लिखा है, इस पैरा में मैं ये कहना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं, आपने वो पेपर इंडिपेंडेंटली अपनी गैर मौजूदगी में किसी को चेक करवाना है। अपने दोस्त को चेक करवा ले, अपने सीनियर को चेक करवा ले, अगर आपका फैमिली में या आपका भाई वगैरह सीए कर रहा है, बड़ा भाई बड़ी बहन, उनसे वो चेक करवा ले, या फिर टीचर के असिस्टेंट को रिक्वेस्ट करे कि यार काइंडली हमारा पेपर चेक कर दो। जब एक इंडिपेंडेंट बंदा आपकी गैर मौजूदगी में वो पेपर चेक करेगा ना, अब वो आपको क्रिटिकल और सिंसियर फीडबैक देगा कि यार आपके पेपर के अंदर इशू क्या है, आपके पेपर के अंदर मसला क्या है, आप कहां पर कम्युनिकेशन में लैक कर रहे हो, आप कहां पर प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप कहां पर वर्किंग को रेफर नहीं कर रहे। यहां से आप वो मसला आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो, आपकी ड्राफ्टिंग पुअर हो सकता है कि आपके कैलकुलेशंस बहुत तगड़ी हो, लेकिन आप प्रॉपर्ली कैलकुलेशंस को प्रेजेंट ना करते हो, वर्किंग्स को रेफर ना करते हो। तो अगर तो आपकी सिचुएशन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका पेपर फेल क्यों हुआ है, तो बंद गली में भागने से कोई नहीं फायदा होगा। आपने पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरा क्या मसला है? क्या हो सकता है कि यार मुझे लग रहा है मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, लेकिन एक्चुअली मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे ना हो। तो जब एक इंडिपेंडेंट बंदा आपको पेपर चेक करके बताएगा ना,
तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यार मेरे कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, मैंने एक सब्जेक्ट की 2 टाइम में 3 दफा क्लासेस ली हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने 3-3 दफा क्लासेस ले ली है, लेकिन अभी भी मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। या माइट बी पॉसिबल कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो लेकिन आप कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो, आप प्रेजेंट ना कर पा रहे हो, वर्किंग को प्रॉपर्ली रेफर ना कर पा रहे हो। तो आप जब मसला आइडेंटिफाई कर लोगे देन फिर आपको पता है कि अब मुझे किस चीज के ऊपर काम करना है। क्लियर है ये बात है? फिर अच्छा, एक थोड़ी शॉर्ट डिस्कशन करूंगा। हर दफा सीए के रिजल्ट के बाद जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं तो बहुत कुछ स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज ये भी होता है कि सर हमारी कैफ में या सीए फाइनल में 3 अटेम्प्ट लग चुकी हैं, 4 अटेम्प्ट लग चुकी हैं, 2 अटेम्प्ट लग चुकी है और हमारा कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ। मेरे पास कल परसों भी मैंने देखा तो मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर हमारी कैफ में 2 अटेम्प्ट लग चुकी हैं, पहली अटेम्प्ट में 3 पेपर दिए थे, दूसरी अटेम्प्ट में 4 पेपर दिए थे, अब तक कोई पेपर पास नहीं हुआ। हमने कैफ में 3 अटेम्प्ट दी है, पहली अटेम्प्ट में 1 दिया था, दूसरी अटेम्प्ट में 3 दिए थे, तीसरी अटेम्प्ट में 4 पेपर दिए थे, अब तक कोई पेपर पास नहीं हुआ। देखिए मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको झूठी तसल्ली दूं। मतलब ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बीमारी है, खुदा ना खासा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस एक, और लेट्स से कि आप डेड बेड पे हो, मरने वाले हो, उसके घर वाले भी जब डॉक्टर से पूछेंगे ना कि यार हमारा पेशेंट बच जाएगा, तो डॉक्टर जनरली वहां पे आपको आश्रय ही दे रहा था कि हाँ अल्लाह खैर करेगा, बचत हो जाएगी। अगर डॉक्टर को पता भी हो ना कि यार ये बचने वाला नहीं है और बचने के चांसेस बहुत कम है, तो भी वो होप देता है, तो भी वो मोटिवेशन देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एज ए मुस्लिम हमारा बिलीफ ये है कि जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह करने वाला, अल्लाह के हाथ में। तो वहां पर हम होप से काम चला रहे होते हैं कि यार हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, बच जाएगा बंदा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे दी है कैफ में और उसका कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, मैं आउटराइटली, हो सकता है सुनने में मेरी बात बड़ी अजीब लगे, लेकिन मैं आउटराइटली स्टूडेंट को यह कह देता हूं कि यार लुक फॉर अदर ऑप्शंस। अगर आपने कैफ लेवल पे ही 1 साल 1.5 साल लगा लिया और आपका कैफ का कोई पेपर पास नहीं हुआ, तो फिर अभी तो आगे कैफ ग्रुप बी है, अभी तो आपने सीए फाइनल में जाना है, अभी तो आपने प्रोफेशनल लेवल के हाई लेवल के एग्जाम देने हैं। तो रादर कि आप इस पर मजीद टाइम लगाओ, रादर कि आप अपनी जवानी का कीमती टाइम इस पर लगाओ, इट्स बेटर कि आप ऑल्टरनेट किसी क्वालिफिकेशन की तरफ मूव कर जाओ। अगर तो आप फाइनेंशियली मैनेज कर सकते हो, अगर तो आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो, एसीसीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप फाइनेंशियली आपको लगता है नहीं यार एसीसीए बहुत एक्सपेंसिव है, आप आईसी में भी देख सकते हो। आईसी में भी आईसी में भी देख सकते हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स या इस तरह की कोई बीएस फाइनेंस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ देख सकते हो। तो अगर तो आपको कैफ में 1 साल 1.5 साल हो गया है और स्टिल आप सीए के पेपर पास नहीं कर पा रहे, देन आई वुड नॉट सजेस्ट पर्सनली कि आप सीए के अंदर मजीद अपना टाइम जाया करें, अपनी जवानी का इंपॉर्टेंट कीमती टाइम जाया करें। और देखें ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि सीए करेंगे तो ही आप अमीर होंगे, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, तो ही आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो इसमें यह भी नहीं है कि यार मैं तो हार गया, मैं तो फेलियर हूं, मैं तो लूजर हूं, मैं सीए नहीं कर पाया, मैं सीए के पेपर पास नहीं कर पाया। जिंदगी में चीजें इस तरह से डिफाइन नहीं होती। हो सकता है आप सीए करने के लिए ना बने हो सकता है अल्लाह ताला ने आपका रिस्क किसी और फील्ड में रखा हो। भाई बहुत सारे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते वो भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते, वो भी बहुत अच्छा कमा रहे होते, वो भी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। तो सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सीए इज नॉट द लाइफ। हाँ, अगर आपको लगता है यार आपने मेहनत ही नहीं की थी और फिर पेपर फेल हो गया, देन दिस इज समथिंग एल्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने पार्ट में 100% दे चुके हो, पेपर भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन 1.5-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया और 1 साल हो गया इवन, और कोई पेपर पास नहीं हुआ, कोई इसमें मायूस होने वाली बात और डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। थिंक फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शन, कि आपके पास ऑल्टरनेट के ऑप्शन है। आप एसीसी की तरफ जाकर अल्टीमेटली अगर आपने सीए करना, आप एसीसी कंप्लीट करके फिर सी में स्विच कर सकते हो। आप आईसी में भी क्वालिफाई करके सी में स्विच कर सकते हो। आप कोई यूनिवर्सिटी की बीएस फाइनेंस या बैचलर्स डिग्री वगैरह लेकर बाद में सीए में आ सकते हो। लेकिन एटलीस्ट अपने इस जवानी के टाइम को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी जिंदगी का, इसको यूटिलाइज करें। मेरी उम्र को पहुंच जाएंगे 25, 30, 35 साल की उम्र में पहुंच जाएंगे तो आप वैसे नहीं पढ़ सकेंगे जैसे आप अभी पढ़ सकते हैं। तो अगर तो 1 साल 1.5 साल हो गया है कैफ में और कोई पेपर पास नहीं हुआ, तो मैं लगता है तुम अपना 100% दे चुके हो। लुक फॉर अदर ऑप्शंस। मैं डिमोटिवेट बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 1.5 साल लगा चुके हो, मजीद 3 साल लगा लो और फिर आप सोचो कि यार अब मेरे 3 साल जाया होगा, तो ये कोई अक्लमंदना या दानिशमंदना फैसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब आते हैं कि क्या हमें क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्या हमें क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट ये भी पूछता है कि सर मैं कितने सब्जेक्ट पिक करूं, 3 सब्जेक्ट दूं, 4 सब्जेक्ट दूं, 5 सब्जेक्ट का भी कुछ लोगों ने पूछा, सर मैं 5 सब्जेक्ट दे दूं। देखिए आपने कितने सब्जेक्ट्स देने हैं,
आपने आने वाली अटेम्प्ट में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देने हैं, 2 पेपर देने हैं, 3 पेपर देने हैं, 4 पेपर देने हैं, इसका फैसला मुर्तजा कायद या टेबल के उस तरफ बैठा हुआ बंदा नहीं कर सकता। इसका फैसला आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार नहीं कर सकते। इस चीज का फैसला टोटली आपने करना है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स देने, और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी मैथ्स है। कैफ लेवल पे या ग्रुप ए ग्रुप बी लेवल के ऊपर जनरली जो एक सब्जेक्ट होता है ना, वो तकरीबन 90 to 100 आवर्स का होता है। वो तकरीबन 90 to 100 आवर्स का होता है, यानी कि 90 to 100 आवर्स के अंदर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी कवरेज हो सकती है, एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस, पास पेपर्स वगैरह कवर हो सकता है। बट ये सिर्फ लेक्चर का ड्यूरेशन है, ये सिर्फ लेक्चर्स का ड्यूरेशन है। जितना लेक्चर्स का ड्यूरेशन है ना, उसी को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, उसी को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें कि तकरीबन उतनी ही आपने सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, तकरीबन उतनी ही आपने सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट के लेक्चर 100 घंटे के हैं तो 100 घंटे की मिनिमम सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए तकरीबन आपको 180 से 200 आवर्स रिक्वायर्ड है, 180 से 200 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो जाके इस टाइम के अंदर आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई नया सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो उसके आपने लेक्चर्स भी लेने हैं, उसकी आपने सेल्फ स्टडीज भी करनी है। अगर आप कोई पुराना सब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने पहले भी दिया था, पेपर नहीं पास हुआ और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आप उसके लेक्चर्स नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली फिर लेक्चर्स का टाइम नहीं होगा, फिर आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो अगर एक नया सब्जेक्ट है तो उसके हमने लेक्चर्स भी कवर करने हैं, उसकी सेल्फ स्टडी भी करनी है। अगर एक पुराना सब्जेक्ट चलकर आ रहा है जिसकी हमें लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, तो फिर हम उसकी सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, उस पर 90 to 100 आवर्स मजीद लगा रहे होंगे। अब आपने सिंपली ये देखना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं अक्टूबर के एंड में हूं, मेरे पास नवंबर का महीना है, मेरे पास दिसंबर का महीना है, मेरे पास जनवरी का महीना है, मेरे पास फरवरी का महीना है। ये 4 महीनों का टाइम रहता है मेरी मार्च अटेम्प्ट से पहले, ये 4 महीनों का टाइम रहता है मेरी मार्च अटेम्प्ट से पहले। फरवरी के भी मैं कहूँगा 15 दिन निकाल दें फॉर द लास्ट रिवीजन, फाइनल रिवीजन के लिए, फाइनल मॉक वगैरह के लिए, फाइनल वर्कशॉप वगैरह के लिए आखिर के 15-20 दिन निकाल दें। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के शुरू के 8-10 दिन मिला जुलाकर आपके पास कोई 3-3.5 महीनों का टाइम है, 3-3.5 महीनों का टाइम है। अब आप देखिए यार, इस रिमेनिंग टाइम में मैं कितना टाइम अपनी स्टडीज को अलोकेट कर सकता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अच्छे माहौल में रह रहे होते हैं, वो अपनी पढ़ाई को देना चाहें तो दिन में 8 घंटे भी दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिचुएशन अलग होती है, कुछ लोगों को साथ में कुछ जॉब भी करनी पड़ती है, कमाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, तो हो सकता है वो अपनी पढ़ाई को सिर्फ 4 घंटे दे पा रहा हो। ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हो सकता है आप 10 घंटे दिन में पढ़ सके, हो सकता है आप 8 घंटे पढ़ सके, हो सकता है कोई बच्चा जॉब कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो उसके पास पढ़ने के लिए दिन में सिर्फ 4-5 घंटे हो। आपने देखना है कि भाई मैं पर डे बेसिस पे आने वाले इन 3-3.5 महीनों में कितना पढ़ सकता हूं। लेट्स से कि मैं आने वाले दिनों में, आने वाले 3-3.5 महीनों में अपनी स्टडीज को डेली बेसिस पे 8 घंटे दे सकता हूं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूं, मेरे पास अगर 30, 90, 100 डेज हैं और 100 डेज में मैं अगर 8 घंटे पढूं, तो इसका मतलब है मैं 800 आवर्स पढ़ सकता हूं। इसका मतलब है मैं 800 आवर्स पढ़ सकता हूं। 800 आवर्स का मतलब है कि अगर तुम लेक्चर भी देते हो दोबारा से और सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो भी तुम 4 सब्जेक्ट्स दे सकते हो। लेकिन बड़ा जरूरी है कि इस 4 सब्जेक्ट की कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए आप डेली बेसिस पे 8 घंटे पढ़ो। अगर आप दिन में पढ़ी 2-3 घंटे रहे हो, 4 घंटे रहे हो और आप कह रहे हो यार मैं 4 सब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि आप 8 घंटे नहीं दे सकते, आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ सकते हो, तो डे 1 से बड़ा क्लियर रहो कि फिर मैं 4 सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं 3 सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा। अगर मैं दिन में 2 घंटे पढ़ सकता हूं, तो फिर मैं 4 सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, फिर मैं एक पेपर, ऑब्वियसली एक पेपर तो आप दे नहीं सकते, आपको शायद मिनिमम 2 पेपर, मेरे ख्याल कैफ में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक पेपर देना तो इस लेवल पे बहुत ही बेतुकी बात होगी। कम से कम 2 पेपर तो देने ही चाहिए, 3 एवरेज है। अगर आपको लगता है तो फिर आप 4 की तरफ भी जा सकते हो, कैलकुलेशन आपके सामने है। अगर आपने लेक्चर्स भी लेने, सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो आपको एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए 180 to 200 आवर्स रिक्वायर्ड है। अगर आपने लेक्चर्स ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में लिए हुए, आपको लगता है कि लेक्चर्स की मुझे दोबारा नीड नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगा, सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी होगी, तो फिर आपको 190 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। आप देखेंगे आपने पर डे कितना पढ़ सकते हैं, उसको रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल स्टडी टाइम आ जाएगा। आखिर के 15-20 दिन रिवीजन के हटा दीजिएगा। इसीलिए मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के सिर्फ 10 दिन लिए, 100 दिन लिए। तो 100 दिन में अगर मैं 8 घंटे पढ़ूं तो 800 आवर्स हैं।
100 दिन में अगर मैं 6 घंटे पढ़ूं तो 600 आवर्स है, 100 दिन में अगर मैं 4 घंटे पढ़ूं तो 400 आवर्स है। उस हिसाब से आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हैं। देन बात करते हैं, क्या हमें लेक्चर्स, क्या हमें क्लासेस दोबारा लेने की जरूरत है? क्या हमें लेक्चर्स, क्या हमें क्लासेस दोबारा लेने की जरूरत है? देखिए अगेन, आपको लेक्चर्स क्लासेस दोबारा लेनी है या नहीं लेनी, इस चीज का फैसला मुर्तजा कायद नहीं कर सकता, इस चीज का फैसला टेबल के इस तरफ बैठा हुआ बंदा नहीं कर सकता, इस चीज का फैसला आपका दोस्त रिश्तेदार नहीं कर सकता, इस चीज का भी फैसला टोटली आपने ही करना है। और फैसला कैसे करना है, अपने आप से सवाल पूछो। अगर तुमने पिछली अटेम्प्ट में एक सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस ली थी, प्रॉपर क्लासेस का मतलब है कि तुमने लेक्चर्स को तमीज से कवर किया था और उन लेक्चर्स की नोटिंग तुम्हारे पास मौजूद है, मैं समझता हूं तुम्हें दोबारा लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं। अगर तुमने एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए पिछली अटेम्प्ट में तरीके से क्लासेस ली थी, डिसिप्लिन के साथ क्लासेस ली थी, उनको प्रॉपर्ली नोट किया था, तुम्हारे पास नोटिंग्स वगैरह अवेलेबल है, तुम्हें लेक्चर्स दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम 100 घंटे के लेक्चर्स दोबारा से लो, बेहतर है कि तुम उस सब्जेक्ट की अब सेल्फ स्टडी करो, तुम्हें सेल्फ स्टडी से ज्यादा फायदा हो रहा होगा। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुमने क्लासेस ही तमीज से नहीं ली थी, क्लासेस ही डिसिप्लिन से नहीं ली थी, या क्लासेस ली तो थी लेकिन जिस टीचर से क्लासेस ली थी उससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको दोबारा से क्लासेस ले लेनी चाहिए। अगर आपने क्लासेस नहीं ली थी या क्लासेस ली थी लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, या क्लासेस ली थी लेकिन आपने कोई नोटिंग वगैरह नहीं की, देखा अगर किसी ने क्लासेस ली और नोटिंग्स नहीं ली ना, तो मैं समझता हूँ उसने क्लासेस ली नहीं है। जब तक उसने अपने हाथ से कुछ लिखा ही नहीं तो उसने क्या ही डिसिप्लिन के साथ क्लासेस ली होगी। ये तो वैसे ही हो गया कि बस मैं हैंड फ्री लगा के लेक्चर प्ले कर दूं और साथ में मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ, फेसबुक भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टा की रील भी देख रहा हूँ, दोस्तों से बातें भी कर रहा हूँ, माहौल में भी इंगेज हुआ हुआ हूँ और मैंने लेक्चर्स ले लिए। ऐसा नहीं होता। तमीज से अगर लेक्चर्स लिए थे, प्रॉपर नोटिंग्स हमारे पास है, दोबारा क्लासेस लेने से बेहतर है सेल्फ स्टडी करो, वो ज्यादा फायदा देगी। अगर क्लासेस नहीं ली थी या क्लासेस ली थी लेकिन नोटिंग्स वगैरह नहीं की है, तमीज से नहीं ली है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको फिर उस सब्जेक्ट की दोबारा से क्लासेस लेने की जरूरत है। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ी सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेंजेस की। नई स्कीम में कैफ 1 कैफ 2 इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से पुराने टॉपिक्स डिलीट हो गए, कौन से टॉपिक्स के अंदर चेंज आया, उस पर थोड़ी सी बात करता हूं और फिर मैं आप लोगों के इंडिविजुअल सवाल वगैरह भी देखूंगा। देखें, पहले हम बात करते हैं कैफ 1 के हवाले से, क्योंकि कैफ 1 में डिस्कशन शॉर्ट होगी, आसान होगी। ये कैफ 1 का रिवाइज सिलेबस आपके सामने, ये कैफ 1 का रिवाइज सिलेबस आपके सामने। इसमें आपको यहां पर बहुत सारे चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको यहां पर बहुत सारे चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। देखें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोस, IAS 8, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इंपेयरमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, बोरिंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स हाईलाइट किए, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, IAS 8, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, IAS 16, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, IAS 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, IAS 20, गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस, IAS 23, बोरिंग कॉस्ट एंड IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये कितने टॉपिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं आया, ये 10 टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं आया है। ये 10 टॉपिक्स जो आपने ऑटम 25 में कवर किए थे, ये बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हैं आने वाली स्प्रिंग 2026 के टाइम में। दो और टॉपिक्स थे जो कि आपने कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 में कवर किए थे, FAR 1 में कवर किए थे, IAS 33, अर्निंग पर शेयर और रेशियो एनालिसिस। IAS 33, अर्निंग पर शेयर और रेशियो एनालिसिस, ये दो टॉपिक्स आपने कैफ 1 FAR 1 में कवर किए थे। नई स्कीम में इन टॉपिक्स को कैफ 6 का पार्ट बना दिया, यानी कि कैफ 1 से निकालकर कैफ 6 में मूव कर दिया। तो ये दो टॉपिक्स आपने पिछली दफा कैफ 1 में पढ़े थे, लेकिन अगर आप कैफ 1 दोबारा से दे रहे हैं, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये दो टॉपिक्स कैफ 6 में जा चुके हैं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, या जिसको हम पुराने लफ्जों में FAR 2 कहते थे। अब जो मैं टॉपिक्स रीड कर रहा हूं, अब जो मैं टॉपिक्स हाईलाइट कर रहा हूं, ये वो नए टॉपिक्स हैं जो कि अब मार्च 26 की स्कीम में आपके करिकुलम का पार्ट बनाएंगे।
एक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट IAS 1, जिसके अंदर हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख रहे होंगे। एक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे सिंगल एंट्री कहा जाता है, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। एक है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स और एक है IAS 41 एग्रीकल्चर। ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पुरानी स्कीम में ऑटम 2025 के टर्म में कैफ 1 का पार्ट नहीं थे, नई स्कीम में कैफ 1 का पार्ट बनाए गए हैं। तो सर मैं इन टॉपिक्स को कैसे कवर करूं? अगर मैं ये कंक्लूड करता हूं कि मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपकी पहली वाली डिस्कशन से ये कंक्लूड करता हूं कि मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है, तो मैं इन टॉपिक्स को कैसे कवर करूं? देखिए, अगर आपको लगता है ना कि आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, तो भी आपको इन टॉपिक्स के लेक्चर्स तो कहीं ना कहीं से मैनेज करने पड़ेंगे। इन टॉपिक्स के लेक्चर्स तो आपको कहीं ना कहीं से मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स तो आपने आज से पहले FAR 1 में पढ़े ही नहीं है। तो अपने दोस्त के साथ पोर्टल देख लिया या कुछ भी मैनेज कर ले, ये चार टॉपिक्स। अच्छा, इन चार टॉपिक्स में से भी IAS 38 आपको इतना टफ टाइम नहीं देगा, क्योंकि ज्यादातर बातें इसमें IAS 16 से मिलती जुलती है, कुछ नई बातें भी हैं। IAS 41 बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, हार्डली 2 घंटे में कवर हो जाता है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सारे स्टैंडर्ड से मिला जुला कर ही सवाल तुमसे यहाँ IAS 1 में पूछा जा रहा होगा। ये थोड़ा सा एक मुश्किल चैप्टर है जो कि 8-10 घंटे लेगा कवर करने में। तो हार्डली ये जो चार मैंने नए टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए ना, हार्डली ये चार टॉपिक्स 20 आवर्स में कवर हो सकते हैं, 20 आवर्स के लेक्चर्स के अंदर कवर हो सकते हैं। अगर तो आप पूरे सब्जेक्ट की दोबारा से क्लासेस लेते हो, आपके पास सबका ही एक्सेस होगा, आपको सब कुछ ही देखना है। अगर आप ये कंक्लूड करते हो कि यार मुझे दोबारा से FAR की लेक्चर की जरूरत नहीं है, तो फिर इन चार टॉपिक्स के लेक्चर्स जरूर कवर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं अपने पोर्टल पे इन चार चैप्टर्स को डेमो पे ही रख दूं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर्स नहीं भी लेना चाहता तो भी वो इन चार टॉपिक्स को मेरे पोर्टल से देखना चाहे तो वो देख सकता है। मैं अपने पोर्टल के ऊपर ये चार टॉपिक्स डेमो पे अवेलेबल कर दूंगा। IAS 38 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, पढ़ा दिया है, तो ये तो मैं आज ही डेमो पे अपलोड कर दूंगा। ये 3 टॉपिक्स मैंने अभी अपने कोर्स के अंदर नहीं पढ़ा है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनको भी मैं डेमो पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट ये कंक्लूड करता है मुझे लेक्चर्स की दोबारा जरूरत नहीं है, तो वो कहीं और से या मेरे वाले पोर्टल से इन चार टॉपिक्स को डेमो में ही कवर कर सकता है। इसी तरह अगर हम कैफ 2 की बात करें, देखिए कैफ 2 के ICAP के कोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। ICAP के कोर्स में पुरानी स्कीम में जितने चैप्टर्स थे, नई स्कीम में भी उतने ही चैप्टर्स हैं। ICAP के कोर्स में पुरानी स्कीम में जितने चैप्टर्स थे, नई स्कीम में भी उतने ही चैप्टर्स हैं। ICAP ने बस इसकी ना ग्रिड अलग की है। पहले हमारे पास 3 ग्रिड्स आ रही होती थी, अब हमारे पास 4 ग्रिड्स आ रही है। पहले हमारे पास एक ग्रिड होती थी ऑब्जेक्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एथिक्स की, एक ग्रिड होती थी इनकम टैक्स की, एक ग्रिड होती थी पूरी इनकम टैक्स की, और एक ग्रिड होती थी सेल्स टैक्स की। ये 3 ग्रिड होती थी पहले ऑटम 25 तक। नई स्कीम में कैफ 2 के कोर्स को 4 ग्रिड में बाइफरकेट किया है। चैप्टर्स वही हैं जो आपने ऑटम 25 के टर्म में कवर किए थे, लेकिन टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारी कंट्री में हर साल एक दफा बजट पास होता है, हर दफा एक फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट पार्लियामेंट से पास हो रहा होता है। तो ये जो हमारी कंट्री में हर साल बजट पास होता है, फाइनेंस एक्ट पास होता है, इस बजट के अंदर टैक्स लॉस के अंदर कुछ चेंजेस लाई जाती हैं। और ये चेंजेस ऐसी नहीं होती कि पूरा टैक्स चेंज कर दिया जाए या पूरी कंट्री का टैक्स रिवैम्प कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी टैक्स का कानून है उसमें हार्डली 5 से 10% चेंजेस लाई जाती हैं। यानी कि अगर कैफ 2 में 100 लेक्चर्स है ना, तो 100 में से सिर्फ 5 लेक्चर्स ऐसे होंगे, सिर्फ 5 घंटे के लेक्चर्स ऐसे होंगे जिसके अंदर कोई चेंज आया होगा, जिसके अंदर लॉ के अंदर कोई चेंजेस लाई गई होंगी। वो भी मैंने कल बैठकर आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कैफ 2 में चेंजेस आई हैं। अगर मैं क्विकली बताऊं, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ क्विकली बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट्स, अच्छा ये मैं स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से नहीं चल रहा, ये मैं अपनी बुक के चैप्टर के हिसाब से चल रहा हूं, क्योंकि मेरी बुक में मैंने चैप्टर्स को थोड़ा डिफरेंट वे में कैटेगराइज किया है, टॉपिक्स को मैं अलग तरह से कवर करवाता हूं एज कंपेयर टू स्टडी टेक्स्ट, तो मैं अपनी बुक के हिसाब से बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में टैक्स रेट्स चेंज हुए हैं और सरचार्ज, जो एक 10% का सरचार्ज होता था, उसमें छोटा सा चेंज आया है। सैलरी के हेड में पेंशन की टैक्सेशन में चेंज आया है। पहले पेंशन लार्जली एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब पेंशन भी टैक्स लगता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में लॉसेस में चेंज आया है। पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बाकी हेड्स का लॉस बर्दाश्त कर सकता था, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता।
एग्जेम्पशन, टैक्स कंसेशन और टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में फुल टाइम टीचर और रिसर्चर का जो रिबेट था, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर का जो रिबेट था, उसको टैक्स ईयर 2025 तक स्टॉप कर दिया गया है। टैक्स ईयर 2025 के बाद फुल टाइम टीचर या रिसर्चर का रिबेट मजीद अलाउ नहीं होगा और एक नया टैक्स क्रेडिट का सेक्शन ऐड किया गया, एक नया टैक्स क्रेडिट लाया गया है, टैक्स क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन, सेक्शन 63A। ये नया सेक्शन, नया टैक्स क्रेडिट का सेक्शन ऐड हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शंस नॉट अलाउड, डिडक्शंस नॉट अलाउड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने कवर किया है, दैट इज सेक्शन 21, जिसके अंदर 15-20 ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जिनकी डिडक्शंस नहीं मिलती। तो सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड में थोड़ा सा चेंज है। और अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल में एक छोटा सा चेंज है कि पहले ये था कि अगर एक इंटेंजिबल की लाइफ ना मालूम हो तो उसकी लाइफ 25 साल अज्यूम की जाती थी, उस 25 साल को अब चेंज करके 15 साल कर दिया गया कि अगर इंटेंजिबल की लाइफ मालूम ना हो तो फिर इंटेंजिबल की लाइफ 15 साल अज्यूम की जाएगी। लॉसेस के चैप्टर में थोड़ा सा चेंज है और ये चेंज वही है जो मैंने आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बताया कि पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड बाकी हेड्स के लॉसेस को बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड बिजनेस लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका चेंज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी लिखा है मैंने, लॉसेस के चैप्टर में भी लिखा है। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स के एरिया में जो हम मिनिमम टैक्स, जो हम टर्नओवर टैक्स का सेक्शन कवर करते हैं कि आपको टर्नओवर का 1.25% टर्नओवर टैक्स देना पड़ता है और टर्नओवर टैक्स को आप 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अब लॉ में ये चेंज आया है कि मिनिमम टैक्स को 3 साल तक नहीं, सिर्फ 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मिनिमम टैक्स को सिर्फ 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और सेल्स टैक्स के एरिया में जो हमने सेल्स टैक्स ऑन रिटेल प्राइस बेसिस थर्ड शेड्यूल आइटम कवर किया है, वहां पर छोटा सा चेंज है, एक दो नए सबसेक्शंस ऐड किए गए। सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट अलाउड, सेक्शन 73 में थोड़ा सा चेंज है। जो हमने पढ़ा था कि हम अनरजिस्टर्ड को एक लिमिट से ज्यादा सेल नहीं कर सकते, वहां पे थोड़ा सा चेंज है। और लायबिलिटी, टाइम, मैनर एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स के 2-3 छोटे छोटे सेक्शन है, उसके अंदर छोटा छोटा चेंज किया गया है। तो ये जितनी चेंजेस मैंने आपके सामने लिखी है ना कैफ 2 की, ये पूरे कोर्स का मुश्किल से 5-10% से ज्यादा नहीं है। ये पूरे कोर्स का मुश्किल से 5-10% से ज्यादा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ये डॉक्यूमेंट आपकी कैफ 2 की स्टडी ड्राइव में अवेलेबल भी होगा। अगर आप कैफ 2 के लेक्चर्स दोबारा से ले रहे हैं तो फिर तो आप सब कुछ ही दोबारा से कवर करेंगे। अगर कोई ये चाहता है कि सर मैं कैफ 2 के दोबारा से लेक्चर्स ना लूं, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन टॉपिक्स के जिसके अंदर चेंज आया है, इन टॉपिक्स के लेक्चर्स दोबारा से लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लॉ में चेंज आया। कैफ 2 में भी मैं ऐसा ही करूंगा कि मैं इन टॉपिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो मैं डेमो पे करवा दूंगा, ताकि अगर आप कैफ 2 की दोबारा क्लासेस ना लेना भी चाहें तो भी आप इन टॉपिक्स को डेमो से कवर कर सकते हैं। देखो ये और ये तो मैंने पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी अब तक, तो मैं इनके लेक्चर्स को डेमो पे कर दूंगा, आप इन लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। बाकी वाले टॉपिक्स भी जब मैं पढ़ाऊंगा और नए कानून के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मैं इनके लेक्चर्स भी डेमो पे रख दूंगा, ताकि अगर आप कैफ 2 की दोबारा क्लासेस ना लेना चाहें तो भी इन टॉपिक्स की बेर मिनिमम क्लासेस ले लीजिएगा। सर क्या हम पुरानी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो ऑब्वियसली, जैसे मैंने कैफ 1 में बताया ना, जिन चैप्टर्स में चेंज नहीं आया उनके लिए तो पुरानी बुक बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो आप अलग से फोटोकॉपी करवा लें या सॉफ्ट में उनसे पढ़ लें, क्योंकि सॉफ्ट में भी सारा मटेरियल शेयर किया जाता है मेरी ड्राइव पे। सर कैफ 2 में क्या मैं पुरानी बुक इस्तेमाल कर सकता हूं? यस, आप पूरी पुरानी बुक इस्तेमाल करें। हाँ, जिन टॉपिक्स में चेंज आया है उनके पेजेस या उनके नोट्स आप सेपरेटली फिर फोटोकॉपी करवा लीजिएगा या सॉफ्ट में देख लीजिएगा। तो आप पुरानी बुक भी इस्तेमाल कर सकते हो, पुराना कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं कैफ 1 में और जिन एरियाज में कैफ 2 में चेंजेस आया वो आपको नए लेक्चर्स नए नोट्स से कवर करना होगा। तो ये तो मेरे पार्ट पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन थी, जो पिछले 2-3 दिनों में स्टूडेंट्स के मेरे पास सवाल आए और मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैंने आपसे बात करने की कोशिश की। अब मैं आप लोगों के इंडिविजुअल सवाल वगैरह देखता हूं और फिर उसको 1 बाय 1 आंसर करने की कोशिश करता हूं। मैं फीफो मेथड पे चलूंगा, सबसे ऊपर जिसका सवाल होगा पहले उसे आंसर करूंगा। तो अगर आपका सवाल नीचे है तो वेट कीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बात कही है जो आप सबके लिए थोड़ी मोटिवेशनल है या गाइडेंस के तौर पे है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपसे मेरी बात हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा पेपर क्यों फेल हो रहा है। फिर जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि प्रैक्टिस मैं नहीं कर रहा था
तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने लेक्चर्स नहीं देखे, पोर्टल लिया था, जहां प्रॉब्लम होती थी सिर्फ वही लेक्चर देखता था और प्रैक्टिस को अच्छा टाइम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा FAR1 पास हो गया। जबरदस्त। सर क्या मैं मार्च 2026 में ग्रुप ए के 4 पेपर्स दूं? कैफ 1 की 50% प्रिपरेशन, कैफ 2 की 40% प्रिपरेशन है, कैफ 3 की 20% प्रिपरेशन है और कैफ 4 रीटेक है। इबाद अगेन 4 सब्जेक्ट्स देने हैं नहीं देने हैं ये तुमने डिसाइड करना है इस चीज की बेसिस पे। अगर तुम प्रिपरेशन बता रहे हो कि मेरी कैफ 1 की 50% प्रिपरेशन है, कैफ 2 की 40%, कैफ 3 की 20% और कैफ 4 रीटेक है, अगर ये परसेंटेजेस हैं और तुम आने वाले 3-3.5 महीने में 7-8 घंटे पर डे पढ़ सकते हो, 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ सकते हो, तुम ये 4 पेपर्स बआसानी प्रिपेयर कर सकते हो, इनकी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, इनको इंशाल्लाह मार्च 26 के अटेम्प्ट में पास कर सकते हो। ठीक है इब्राहिम, मैं जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अच्छी रिकॉर्डिंग्स अपलोड करवा दूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर, जूम रिकॉर्डिंग्स रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है बात अरहम, सॉरी। और IE16 में भी मैं करवा दूंगा, ये 1-2 दिन के अंदर ही सारे लेक्चर्स अब री एडिट करके जूम की रिकॉर्डिंग से रिप्लेस हो जाएंगे। फातिमा, FAR1 में जो थ्योरी का पोर्शन है ना, FAR1 में जो थ्योरी का पोर्शन है ना, उसके लिए आपको कोई सेपरेट थ्योरी कवर करने की जरूरत नहीं है। मतलब MCQs वगैरह में थ्योरी हमसे जो पूछी जाती है ना, वो वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर करते हैं। हाँ, एक चैप्टर है जो कि है ही थ्योरी का, ये वाला जो चैप्टर है ना, कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है। तो ये चैप्टर आपने थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से कवर करना है। बाकी चैप्टर्स जब आप क्लासेस में कॉन्सेप्चुअली कवर करते हो तो वो कॉन्सेप्ट्स में ही थ्योरी कवर हो जाती है। अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अगर बाकी चैप्टर्स भी आप स्टडी टेक्स्ट से रीड कर लो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी रीड करोगे, हार्डली 1 घंटा लगेगा एक चैप्टर को रीड करने में। उसमें एग्जांपल्स वगैरह थोड़ी देखनी है, वो तो तुमने सॉल्व की भी है, तुमने बस थ्योरी को जल्दी जल्दी रीड कर लिया। तो आप 1-1 घंटे के अंदर एक चैप्टर की थ्योरी बआसानी रीड कर सकते हो। ये वाला चैप्टर है जो कि थ्योरी का ही चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये आपने थ्योरेटिकली कवर करना होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर पोस्ट बैच आपका स्टार्ट होगा ऑनलाइन के लिए। अमर देखिए, हमारा एक बैच चल रहा है जिसमें हमारी हर सब्जेक्ट की जो है ना, मतलब हर सब्जेक्ट का मतलब है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 6, हर सब्जेक्ट की वीक में 3 से 4 लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है। तो ऑब्वियसली जो चीजें मैंने रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट से पहले मैंने बहुत ज्यादा कवर नहीं करवाया, 2-2 चैप्टर्स ही कवर करवाएं, तो जो चीजें हम रिजल्ट से पहले कवर कर चुके हैं मैं उनको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा, वो ऑलरेडी आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। रिमेनिंग एरिया जो है वो हमारी आने वाली वीकली लाइव क्लासेस में कवर होगा। FAR1 में अभी मेरा IE16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का चैप्टर चल रहा है। अगर कोई IE16 से ज्वाइन करना चाहे वो IE16 से ज्वाइन कर सकता है या नए चैप्टर से ज्वाइन कर सकता है। कैफ 2 में हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर चल रहा है। अगर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से ज्वाइन करना चाहे, इनकम फ्रॉम बिजनेस से ज्वाइन कर सकता है, या जब नया चैप्टर स्टार्ट कर सकता है। और जो कुछ अब तक मैंने 2-2 चैप्टर पढ़ा दिए, कैफ 2 में इंट्रोडक्शन इनकी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है और कैफ 1 में बोरिंग कॉस्ट पढ़ा दिया है, वो ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है, वो आपने वहां से कवर करना होगा। जी हारिस, पूछे ना, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप देखें, अगर आप पहली बार स्टूडेंट है, पहली बार एग्जाम देंगे कैफ का, ये आप ही के लिए डिस्कशन थी, ये आप ही के लिए डिस्कशन थी। आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर मैं कितने सब्जेक्ट्स दूं। आज मैं अगर पेपर्स उठा रहा हूं और मैं मार्च 26 के अटेम्प्ट में कैफ दे कर रहा हूं, पहली अटेम्प्ट है मेरी, तो मैं 3 सब्जेक्ट्स दूं, 2 सब्जेक्ट्स दूं, 4 सब्जेक्ट्स दूं, ये डिपेंड करता है तुम डेली बेसिस पे कितना पढ़ सकते हो। अगर तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो, तुम 3 सब्जेक्ट्स डैम श्योर निकाल सकते हो, तुम 3 सब्जेक्ट्स आसानी से तैयार कर सकते हो। पोर्टल पे जाओगे, जो चैप्टर्स हो गए उनके लेक्चर्स आ रहे हैं, जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनकी क्लासेस हो रही हैं। वैसे भी स्मार्ट क्लासेस में पूरा कोर्स आ रहा है, 100 to 90 आवर्स में पूरा कोर्स कवर हो जाता है, 100 to 90 आवर्स की ही सेल्फ स्टडी है। डेली बेसिस पे अगर एक सब्जेक्ट को 2-3 घंटे दोगे, अच्छा सब सब्जेक्ट देखोगे ना, मैंने ओरिएंटेशन के अंदर भी बहुत गाइड किया हुआ है कि आपने हर दिन सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो ये तो मैंने एक जनरल बात की ना कि आपने एक सब्जेक्ट को इतना देना है, इतने आवर्स हैं तो इतने सब्जेक्ट दें। लेकिन जब आप ओरिएंटेशन देखेंगे सब्जेक्ट की, तो हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन में बताया है कि यार हर दिन इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। उस्मान, मिनिमम 3 क्लासेस
और एक हफ्ते में एक एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है, लेकिन 3 क्लासेस तो मिनिमम होती है, FAR1 और टैक्सी। जी जी बिल्कुल हो सकते हैं जिले ना। अगर कोई आज स्टार्ट करे तो जो क्लासेस हो चुकी हैं वो, और जो नई क्लासेस होंगी वो साथ साथ कवर करता रहे, बिल्कुल मैनेजेबल है। रिमेनिंग टाइम में आपको पर डे 7-8 घंटे पढ़ना है, तो आप ये सब्जेक्ट्स कैफ 1, 2, 3 और कंपनी लॉ का पोर्शन कर सकते हो। जी, हमारे जो जो चैप्टर्स हमारे लाइफ में कवर होंगे, जो जो चैप्टर्स हमारे लाइव क्लासेस में कवर हो रहे हैं, उनकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पे अवेलेबल होगी। तो पोर्टल पे आपके पास स्मार्ट क्लासेस का पूरा पोर्टल आ रहा है, और जो जो हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है वो लाइव क्लासेस का लिंक भी ग्रुप पे शेयर होता है, और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पे अवेलेबल होती है। आपकी मर्जी है कि आप वो स्मार्ट क्लासेस से कवर करें या पोर्टल से कवर, लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस से कवर करें। जी जिलाना, आप अभी भी वो कैफ 1, 2 का स्टार्ट करेंगे और साथ साथ लाइव क्लासेस कंटिन्यू करेंगी और चीजों को कवर करेंगे, तो भी रिमेनिंग टाइम में कैफ 1 और कैफ 2 हो सकता है। अजय के स्टूडेंट ने सवाल पूछा है जो आप सबके लिए रेलिवेंट है, सुनिएगा। कहता है, बिसाइड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, काइंडली शेयर हाउ टू स्टडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ मैथड डायरेक्शन इज नॉट राइट देन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, काइंडली एडवाइस। सर ये सवाल सुनिएगा, ये आप सबके लिए रेलिवेंट है। यानी इन शॉर्ट स्टूडेंट ये पूछना चाह रहा है कि सर व्हाट वुड बी अवर स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन। हमने जो प्रिपरेशन करनी है इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो। देखो, जब आप कैफ 1 या कैफ 2 की ओरिएंटेशन देखोगे या कैफ 6 की ओरिएंटेशन देखोगे, उसमें मैंने ये बात लाजमी की है, लेकिन मैं अभी दोबारा बता देता हूं। आपने ना एक एवरेज बता रहा हूं, एक एवरेज हर सब्जेक्ट को डेली 2.5 से 3 घंटे देना है। 2.5 से 3 घंटे देना है। मैं यहां 3 घंटे लिख रहा हूं। हर सब्जेक्ट को डेली 2.5 से 3 घंटे देना है। और 2.5 से 3 घंटे का ब्रेकअप क्या होगा कि शुरू का 1 घंटा या 45 मिनट आप रिवीजन को दें। डेली 1 घंटा 45 मिनट रिवाइज करें। जो आपने कल पढ़ा, जो आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा, जो आपने पिछले 2 महीने में, 2 हफ्तों में पढ़ा था, जो आपने पिछले 1 महीने में पढ़ा था, जो कुछ तुम पिछला पढ़ते जा रहे हो ना, उसे डेली 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 1 घंटा 45 मिनट तकरीबन रिवाइज करो। फिर 1 घंटा न्यू लेक्चर कवर करो। 1 घंटा न्यू लेक्चर कवर करो। देखिए, मैंने आपको बताया कि कैफ लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स 90 to 100 आवर्स के हैं। यानी कि अगर मैं डेली 1 घंटे का भी लेक्चर दूं तो अगले 100 दिनों में, अगले 3-3.5 महीनों में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकता हूं। तो डेली आपने 1 घंटे का लेक्चर कवर करना है। जिस दिन लाइव क्लास है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 1 घंटे का लेक्चर डेली कवर करना है। और फिर 1 घंटा सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करनी है। डेली रिवाइज करें। एग्जाम के एंड में हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम डेली बेसिस पे डेली रिवाइज करेंगे। डेली 1 घंटे का लेक्चर लें और डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस करें। जो चीज आपने लेक्चर में पढ़ी है, जो टीचर ने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए, जो उस टॉपिक के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, डेली 1 घंटा उनकी प्रैक्टिस करें। आप कोई भी कैप का सब्जेक्ट है, चाहे वो डेटा सिस्टम रिस्क हो, लॉ हो, टैक्स हो, FAR हो, कोई भी ग्रुप बी का सब्जेक्ट हो, अगर आप एक सब्जेक्ट को इस तरह से एलोकेट करेंगे ना कि मैं डेली बेसिस पे रिवाइज करूंगा, डेली बेसिस पे एक नया लेक्चर कवर, एक घंटे के लेक्चर कवर करूंगा और डेली बेसिस पे 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। इन द नेक्स्ट 100 डेज आपका कोर्स कंप्लीटली कवर होगा। आपके पास आखिर के 15-20 दिन वर्कशॉप्स के लिए होंगे, क्रैश कोर्सेज के लिए होंगे, पास पेपर्स के लिए होंगे, रिवीजन के लिए होंगे। आपका पेपर निकल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है अब्राहम, मैं बेसिकली मुझे टारगेट ये होता है कि मैं डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड कर दूं, ताकि जो स्टूडेंट लाइव नहीं पढ़ रहे उनके पास क्लासेस अवेलेबल हो, और फिर बैक एंड पे मेरी टीम उसको एडिट कर रही होती है और फिर एडिट करके मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं। अगर आप पुराने लेक्चर्स देखोगे ना, तो पुराने लेक्चर्स भी मैंने रिप्लेस करके नई एडिटिंग में अपलोड कर दिए। तो मैं इंशाल्लाह इसकी थोड़ी टाइमिंग, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा कि विद इन अ डे ही आपके पास एडिटेड लेक्चर्स अवेलेबल हो जाए।
नहीं नहीं हुसैन तालिब, मैं ये हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप 3 या 4 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं तो ये वाली अप्रोच कहीं से भी सही नहीं है कि पहले आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे फिर आप 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। नहीं, आप आज देखो कि मैं कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकता हूं। आज डिसाइड करो कि मैंने 2 पेपर देने, 3 पेपर देने या 4 पेपर देने, और फिर जितने भी सब्जेक्ट्स पिक करते हो वो एक साथ डेली बेसिस पे लेकर चलो। ये ना करना कि पहले 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लूं फिर दूसरे सब्जेक्ट्स उठाऊंगा, नहीं। 8 आवर्स नहीं, 8 आवर्स में लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी का टाइम शामिल है। सिलेना 8 आवर्स में लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी का टाइम शामिल है। यानी कि अगर एक बच्चा 3 सब्जेक्ट दे रहा है तो वो हर सब्जेक्ट को 3 घंटे दे, तो ये 8-9 घंटे बनेंगे। तो उन 8-9 घंटे का ब्रेकअप क्या होगा कि हर सब्जेक्ट को 3 घंटे दिए, 3 घंटों का ब्रेकअप क्या होगा ये मैंने आपके सामने लिखा है। हैदर अगेन मैंने शुरू में भी बात की कि लेक्चर लेने हैं नहीं लेने हैं ये टोटली आपका डिसीजन है। देखो आपके कैफ सीएमए में कितने मार्क्स आए, मैं मार्क्स की बेसिस पे नहीं असेस कर सकता कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट ही वीक हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो, पेपर में आप परफॉर्म ना कर पाए हो। तो आपने खुद इवैल्यूएट करना कि यार मैं कॉन्सेप्ट में कहाँ खड़ा हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है देन आई वुड रिकमेंड कि यू शुड टेक लेक्चर्स। अगर आपको लगता है नहीं यार कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे है, मेरे पेपर में मेरे हाथ पैर फूल गए थे, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, फिर आपको लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करें। अब्राहम, अगर आप कैफ 2 की ड्राइव पे आओगे ना, ये बाकी सारे मेरा ख्याल है कि जो कुछ एग्जिस्टिंग कैफ 2 के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो मैंने आप लोगों के साथ ड्राइव का लिंक शेयर किया उसमें कैफ 2 की ड्राइव में ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के चैप्टर फोल्डर के अंदर एक फाइल आ रही है टॉपिक्स टू बी रिटेन्ड। इस फाइल के अंदर जो जो चैप्टर में कवर करवाता जाता हूं ना उनके उन टॉपिक्स की लिस्ट देता रहता हूं कि आपने इन चैप्टर्स में बेर मिनिमम ये याद करना है कि चैप्टर 1 में क्या क्या याद करना है, चैप्टर सैलरी के में क्या याद रखना है। तो इस फाइल में मैंने हर चीज बताई है कि आपने कौन कौन से बातें हर चैप्टर के अंदर याद करनी है। जी उस्मान, बिल्कुल एग्जाम तक हमारी हफ्ते में 3 से 4 दिन लाइव क्लासेस होंगी। थैंक यू जिलेना। जी इब्राहिम, ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। शरोज, में आपका सवाल समझा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करें और थ्योरी को ज़्यादा याद नहीं करें, मतलब ये किस बैकग्राउंड में आप कहना चाह रहे हो। अच्छा, ये वाला एक सवाल भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा कि सर हमारा बिजनेस लॉ और FAR 1 पास है, यानी कि इफेक्टिवली ग्रुप ए का 1.5 सब्जेक्ट पास है, तो क्या हम ग्रुप बी दे सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने आईकेप के FAQs में कहीं ये रीड किया था कि अगर आपका बिजनेस लॉ या कंपनी लॉ में से कोई एक पास है और एक और सब्जेक्ट पास है, यानी कि इफेक्टिवली ग्रुप ए का 1.5 सब्जेक्ट पास है, आप ग्रुप बी के पेपर्स दे सकते हो। लेकिन आईकेप से कंफर्म जरूर कर लेना, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कहीं पढ़ा था ये आईकेप की वेबसाइट पे ही कि अगर आपका ग्रुप ए का एक सब्जेक्ट और बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में से कोई एक सब्जेक्ट पास है, यानी कि 1.5 सब्जेक्ट पास है, आप ग्रुप बी के लिए एलिजिबल हो। जी जी अब्राहम, बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। नहीं उस्मान, हम कोर्स का मेजर पोर्शन लाइव रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे, कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि हम स्मार्ट क्लासेस के थ्रू कवर कर रहे होंगे। अब्दुल रहमान, देखो न्यूमेरिकल्स माशाल्लाह तुम्हारे अच्छे, यानी कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। क्रैमिंग नहीं की थी, वो तुम्हें क्रैमिंग करनी पड़ेगी। हर चैप्टर में क्या क्या याद करना होता है ये मैंने आपको बता दिया, मतलब उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। और जो केस स्टडी वाला एरिया है ना, वो आपका पास पेपर से कवर होगा। जब हम आखिर के 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर सॉल्व करते हैं, तो जब हम पास पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सिनेरियो बेस्ड और केस स्टडी वाले सवाल आते हैं, तो वहां पर हम सॉल्व करते हैं कि यार केस स्टडी वाले सवालों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है। जी हारिस, अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो, आपको 2 सब्जेक्ट्स देने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ते हो, 2 सब्जेक्ट्स आप मैनेज कर सकते हो। हाँ शेरोज, FAR में कोई थ्योरी व्योरी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें। सिर्फ एक वो चैप्टर है ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला, उसकी थ्योरी बस याद कर लीजिएगा, अदरवाइज बाकी चैप्टर्स में आपको कुछ याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हारिस, तुम एक ही सवाल इतनी बार क्यों लिख रहे हो।
मैंने बताया तो मैं फीफो मेथड पे चल रहा हूँ। हमारा वो मैं बताऊंगा ना कि कौन सा मेजर पोर्शन लाइफ में कवर होगा और कौन सा माइनर पोर्शन, अनइम्पॉर्टेंट पोर्शन आपने स्मार्ट से कवर करना होगा, ये मैं क्लासेस में बताता हूँ। जी हैदर अली, बिल्कुल, अगर आप 9 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप 4 सब्जेक्ट्स दे सकते हैं। इब्राहिम, अगर देखो आप किसी सब्जेक्ट में इनरोल्ड हो कैफ 1 या कैफ 2 में, तो हर क्लासेस के बाद मैं 15 मिनट क्यूरीज के लिए ही रखता हूँ। तो कोई भी सवाल हो, व्हाट्सएप टू बी ऑनेस्ट में इतना एंटरटेन नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जब व्हाट्सएप खोलता हूँ, लाइक अभी आई डोंट नो आप लोगों को व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, कोई 198 मैसेज आए हुए हैं मेरे पास। डेली बेसिस पे 200, 250, 300 मैसेज आए हुए होते हैं। तो मेरे लिए प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे सकूं। कुछ हद तक मैं दे भी देता हूं, लेकिन 100% नहीं दे पाता। तो अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह है, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लो, और क्लास के एंड में मैं आखिरी के 15 मिनट रखता ही क्यूरी के हूँ। तो क्लास के आखिर में आप मुझसे दैनंदिन सवाल पूछ लो, चाहे वो टॉपिक रिलेटेड हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो, या कोई जनरल क्यूरी हो। हर हफ्ते हमारी कैफ 1 to 6 की 3 क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो आप किसी भी क्लास के आखिर में ज्वाइन कर लो 15 मिनट में, या किसी क्लास के बीच में, और आखिर के 15 मिनट में अपनी क्यूरी रिजॉल्व करवा लो। मैंने अपने पार्ट पे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है। कोई क्वेश्चन मैंने अनइंटेंशनली स्किप कर दिया हो किसी का, तो वो काइंडली दोबारा पूछ लीजिएगा। बस ये अब्राहम रिजल्ट के बाद से ये स्टार्ट हो जाएंगे, हम रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे। अच्छा, वीकली मॉक और क्विज नहीं होंगे, चैप्टर वाइज मॉक और क्विज होंगे। हर चैप्टर के कंप्लीट होने पे उसका मॉक, उसका क्विज होगा। फातिमा, मेरा ख्याल है कि अब स्टार्ट हो जाएंगे रिजल्ट के बाद से, लेकिन स्टिल मैं असदर मुबशिर से ये कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि उन लोगों के दिसंबर में सीए फाइनल के एग्जाम है। तो हो सकता है वो नवंबर में मॉक वगैरह प्रिपेयर ना कर पाए, लेकिन आई वुड ट्राई कि आप लोगों के अभी ही स्टार्ट हो जाए। जो चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं उनके हम मॉक लेना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज दिसंबर, मतलब अभी ही स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर तक डिले नहीं होगा ये। चलिए जी, आई गेस कि आप लोगों के मजीद कोई सवाल नहीं है, तो आज की अपनी डिस्कशन को, आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से लाइव क्लासेस में मुलाकात होगी।